बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में कि वाटर क्यों ज़रूरी है, ये क्या क्या काम कर सकता है आपके जिस्म के लिए, इसकी क्यों इतनी हाजत है। अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ वाटर। ठीक है ना, इंसानों का जिस्म का 60% हिस्सा जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है। ह्यूमन बॉडी का 60% पार्ट जो है वो किस पर मुश्तमिल है, वाटर के ऊपर मुश्तमिल है। नियरली अ लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस इन्वायरमेंट। आपके जिस्म के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, ख़ास कोई हार्मोन बनता है, आपका डाइजेशन होता है, कोई भी चीज़ आपके जिस्म में बनती है तो उसको बनाने के लिए जो है वो किसकी ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। लाइफ सस्टेनिंग का मतलब होता है ज़िंदगी को बरकरार रखने वाले। वाटर आल्सो फंक्शंस एज द इन्वायरमेंट इन विच वाटर soluble food stuff is absorbed in the intestine and the waste product are eliminated in the urine। वाटर जो है उसका फंक्शन एक इन्वायरमेंट के तौर पर होता है कि आपके जिस्म के अंदर जितनी भी डाइजेशन होती है, यानी जो आपके जिस्म में काम हो रहा है उसको होने के लिए पानी की ज़रूरत है। इवन कि आपकी वाटर सॉल्युबल जो फूड स्टफ़ है वो पानी के अंदर हल होती है और हल होने के बाद डाइजेशन के बाद वो आपकी इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ये एब्जॉर्ब होती है। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन वाटर इन यूरिन। और जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यूरिन भी हमारे पास एक पानी ही है। Another essential role of water is maintaining body temperature through evaporation as in sweating। पसीना जब आता है तो उस सूरत के अंदर आपके जिस्म में एवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्वेटिंग लाने का प्रोसेस क्या है, एवापोरेशन है, और इसके ज़रिए आपके जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन हमारे पास रेफर करता है डेफिशिएंसी ऑफ वाटर को। डिहाइड्रेशन, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, पानी की कमी हमारे पास कहलाती है डिहाइड्रेशन कहलाती है। मे रिजल्ट इन द कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, हार्ट से मुतल्लिक जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट या आपकी ब्लड वेसल, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स रेफर problems related to heart and blood vessels। वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहलाती हैं। तो आपको सीवियर हाइड्रेशन, ख़तरनाक किस्म की डिहाइड्रेशन होगी, जैसे आप पानी बहुत कम पीते हो या आपको ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से आपके जिस्म में से बहुत सा पानी निकल जाएगा तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स या ऐसी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकती हैं। द एस्टिमेट वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरेज एडल्ट इज़ 2 लीटर पर डे। हर बालिग इंसान को रोज़ाना 2 लीटर पानी पीना चाहिए। इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ डेली वाटर इनटेक आर नेचुरल वाटर, मिल्क है, जूसी फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल्स हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम सेकेंड नेम देते हैं रेफिज का भी, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रेफिज का नेम दिया जाता है। हालांकि इसकी हमारे पास हमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है, लेकिन इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है ना, हम इसकी इफ़ादत से इनकार नहीं कर सकते। अगरचे इसकी बहुत कम मिकदार की ज़रूरत होती है तो लेकिन इसकी इफ़ादत से, इंपॉर्टेंस से हम इनकार नहीं कर सकते। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रेफिज is a part of human food that is indigestible।
जो ये जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ डाइजेशन के अंदर हेल्प करती हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड, सिर्फ प्लांट फूड में ये मौजूद है। इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू द स्टमक, ये स्टमक के अंदर जब डाइजेशन होती है उसमें ये डाइजेस्ट नहीं होती, सिर्फ डाइजेशन के अंदर ये हेल्प करती हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इनटू कोलोन, कोलोन हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है, ठीक है ना। जब मैं ये चैप्टर में आगे बातें करूँगा तो बड़ी वजाहत तलब बातें आगे आएंगी, तो वहाँ पर कोलोन के बारे में बात करूँगा। सो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन है। द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो बड़ी तेज़ी के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल जाते हैं। इट सोर्सेज आर व्हीट ब्राउन, आपका जो व्हीट ब्राउन है जिसे आप लोग जौ के मानों में भी ले सकते हो। सीरियल्स हैं, स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट, जैसे एप्पल की स्किन है, ठीक है ना। इस तरह आपकी जो है वो जो खरबूजा है उसकी स्किन है, नाशपाती की स्किन है, ठीक है, इस तरह। एंड वेजिटेबल, द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ब्रेक डाउन एज इट पासिस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो जब एलिमेंट्री कैनाल से निकल जाते हैं तो टूट जाते हैं, ये नहीं कि डाइजेस्ट हो जाते हैं। हार्मोन्स जो निकल रहे होते हैं वहाँ पर साल्ट्स निकल रहे होते हैं, उसकी मौजूदगी में वो टूट तो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। इट्स सोर्सेज आर ओट, ये आप लोग जौ का आटा, बीन्स में आती हैं, बाले, ये चोकर और जौ दोनों के मानों में आता है। एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन, अगर तुम लोगों को कब्ज़ हो गई हो तो ऐसी चीज़ें खाओ जिनमें फाइबर्स पाए जाते हों, जैसे छिलका हो गया, हस्क जो है, केला हो गया, ठीक है ना। विटामिन सी जो है इसमें तकरीबन सबके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं जितने आपके विटामिन सी हैं। फाइबर प्रिवेंट एंड रिलीज कॉन्स्टिपेशन बाय स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन मसल्स। अब हमारे पास एक मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ये आगे इसका जिक्र आएगा तो मैं करूँगा। तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की जाके क्या करते हैं, वहाँ हरकत पैदा करते हैं। हरकत जब पैदा होती है तो ग़िज़ा जो है वो आपके पोस्टीरियर पार्ट यानी एनस की तरफ मूव करने में ये हेल्प करते हैं। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीज़, आप कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचाओ क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी डिजीज़ को जन्म देती हैं। सॉल्युबल फाइबर हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो आपके सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को जो है वो कम करते हैं एंड शुगर लेवल कम करते हैं। इनसॉल्युबल फाइबर्स स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ द कार्सिनोजेंस, द एजेंट्स विच काज द कैंसर। तो इनसॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके कार्सिनोजेंस की मूवमेंट को तेज़ कर देते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन, यानी जल्दी जल्दी वो आपके इंटेस्टाइन से ऐसे एजेंट्स को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। फाइबर सप्लीमेंट्स सच एज स्मॉल हस्क शुड बी यूज्ड ओनली विद द फिजिशियन रिकमेंडेशन, हमेशा ये फिजिशियन की जो है वो बताई हिदायत के मुताबिक यूज़ करना चाहिए। अगर आप हद से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको कई सारे प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो सकते हैं। मिसाल आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अंदर से, आपका जो है ब्लड इंतहाई जो है वो जैसे बोलते पतला हो जाएगा, इस तरह के मामला आ जाएंगे, आपका स्टमक डिस्टर्ब रहेगा। सही है, मिल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इसका ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है। टेकन प्रॉपरली, बाकायदा लें। These supplements may help in the constipation and in lowering cholesterol level. ये सप्लीमेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिमूव कर देते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी क्या करते हैं, मेनटेन करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कुछ ये रीडिंग वाले टॉपिक थे। नेक्स्ट आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है वो आप लोगों का है एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी बातें आएंगी तो आप लोगों ने उसको ध्यान से समझना है। जहाँ जिसकी जो डायग्राम होगी वो साथ तुम लोगों ने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है
ये आपके माउथ से शुरू हो जाता है, मैंने माउथ और ओरल कैविटी में डिफरेंस बताया हुआ है, और जाता है आपके एनस तक। इसमें दरमियान में हमारे पास आती है ओरल कैविटी, फेनेक्स, फूड ट्यूब, esophagus, stomach, small intestine, ग्लैंड्स, ये आगे बातें आएंगी तो मैं करूँगा, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड आखिर पर आएगा एनस। ये तरतीब वाइज मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ टर्म्स मैंने बतानी है तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को आगे ये टर्म्स आए तो समझने में आसानी रहे। वो चंद एक टर्म्स है, उसमें एक हमारे पास है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है निगलना। जब तुम खुराक को अपने मुंह के ज़रिए मैदे में लेकर जाते हो, स्टमक में लेके जाते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन मीन्स जब आप अपनी खुराक को, तुम्हारा स्टमक जो है वो तोड़ रहा होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन भी है। एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन जहाँ पर जाके सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है ना, तो उनसे कम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, ये अलग से प्रोसेस है। सेकेंड हमारे पास है डेफिकेशन, यानी ये 3 टर्म्स का मैंने स्पेशली जिक्र करना था, इंजेशन, डाइजेशन एंड डेफिकेशन। डेफिकेशन हमारे पास ये आप लोगों का है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा आमतौर पर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तुम्हारा यूरिन सिस्टम भी शामिल कर लेते, यूरिन को भी शामिल कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर तुम यूरिनरी सिस्टम को शामिल नहीं कर सकते, यूरिनरी सिस्टम अलग है, ठीक है। इन दोनों को सेम नहीं करना है। एक्सक्रीशन स्पेशली आपकी एलिमिनेशन ऑफ फीसिस के साथ रेफर किया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, अनडाइजेस्टेड मटेरियल collectively called feces, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरिनरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं कह सकते। तो तुम्हारे ये माउथ से शुरू होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने जो गुफ्तगू करनी है वो है ओरल कैविटी, ठीक है ना, अलग अलग सबका जिक्र करेंगे। तुम्हारी जो ओरल कैविटी है इसके 4 फंक्शंस हैं। नंबर 1 सिलेक्शन, नंबर 2 ग्राइंडिंग, नंबर 3 lubrication, and number 4 semi digestion, ठीक है। ये 4 इसके फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फंक्शन है सिलेक्शन का। सिलेक्शन, अब सिलेक्शन में क्या है कि आपकी ओरल कैविटी के अंदर आपकी टंग है, ठीक है। इसके ऊपर कुदरत ने 4 टेस्ट के रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। 4 टेस्ट रिसेप्टर्स हैं। उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स। ये तुम्हारी जुबान के ऊपर नीचे मौजूद है, जुबान जहां तक तुम्हारी है, ठीक है ना, ये जहां पर सॉफ्ट पिलट का एरिया, यहाँ तक, जहाँ तक जुबान, सॉरी जहाँ तक जुबान वहाँ तक नहीं, ये जहाँ पर तुम्हारा सॉफ्ट पेलेट का एरिया शुरू हो जाता है उससे पहले पहले। एक हमारे पास साल्ट के लिए है, आपकी शोर खट्टी चीज़ों के लिए है,
बिटर एंड स्वीट, ये 4 टेस्ट को तुम्हारी जुबान जो है वो चेक कर सकती है। ठीक है, ये 4 चीज़ों को तुम्हारी जुबान चेक कर सकती है। इन चेक करने वाले रिसेप्टर्स को, जो इन 4 जायकों को जो है वो टेस्ट करते हैं ज़ुबान के ऊपर, तो उन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बड बोलते हैं। मैंने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट है, ठीक है ना, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स ये हमारे पास कहलाते हैं। अब इसके अलावा अगर तुम 5वीं कोई चीज़ लेते हो तो तुम्हारी ज़ुबान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। अब तुम कोई जो है वो बासी चीज़ खाते हो या कोई खट्टी चीज़ खाते हो, ऐसे मतलब कोई भी चीज़ खाते हो, अगर बहुत ज़्यादा खट्टी है तो तुम्हारी जो है वो ओरल कैविटीज़ को रिजेक्ट कर तुम नहीं खा पाओगे। बहुत हद से ज़्यादा खट्टी हो या बहुत साल्टी हो, बहुत कड़वी हो, ठीक है ना, तो अगर आप तुम बासी चीज़ें खा रहे हो या तुम्हारी ज़ुबान बासी चीज़ों को डिटेक्ट करती है तो फ़ौरन उसको तुम रिजेक्ट कर दोगे। या फिर तुम मुंह के अंदर कोई खाने में पत्थर आ जाए तो पत्थर आने के नतीजे में वो लुकमा जो आपने मुंह में डाला है तो तुम अपने अंदर से वो क्या कर देते हो? निकाल देते हो। तो ऑरल कैविटी का सबसे पहला फंक्शन हमारे पास क्या हुआ? वो सिलेक्शन करती है कि आप कौन सी ग़िज़ा, अगर आपको तुम्हें कहा कच्चा गोश्त खा लो, खा लोगे? नहीं खाओगे ना। तो हमारे पास ओरल कैविटी का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया? आपकी फूड सिलेक्शन है। ओरल कैविटी इज स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. Food selection is the one of them. When food enters oral cavity, it is tasted and felt. If the taste of mutton suggested that it is old, अगर तुम्हारा मतलब ज़ुबान पे तुमने गोश्त रखा अगर वो बासी है तो तुम्हारी ज़ुबान फ़ौरन बता देगी तुम्हें उसके टेस्ट से, ठीक है ना. We reject it if the teeth and tongue detect some hard objects, some are dirt. We also reject that bite. The sense of smell and vision also helps oral cavity in the सिलेक्शन ऑफ फूड. नेक्स्ट हमारे पास है ग्राइंडिंग. कुदरत ने तुम्हारी ओरल कैविटी के अंदर टीथ दिए हुए हैं चीज़ को ग्राइंड करने के लिए, और तुम्हारी ये जो टीथ है यानी ओरल कैविटी है इसके अंदर 4 ग्लैंड्स मौजूद हैं और उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं स्लाइवा. और ये स्लाइवा हमारे पास जो है ये अगले 2 प्रोसेस के अंदर काम करता है इसमें. लेकिन बाहर यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग प्रोसेस करना है कि जब तुम मुंह के अंदर खुराक को डाल देते हो, ठीक है ना, तो उसके बाद आपके दांत जो है उसको चबाते हैं, और चबाने का जो प्रोसेस है जिसे च्यूइंग प्रोसेस बोलते हैं. च्यूइंग आर मैस्टिकेशन, च्यूइंग आर मास्टिकेशन. तो मैस्टिकेशन या च्यूइंग प्रोसेस जो है वो टीथ के जरिए किया जाता है. ये आप लोगों की ओरल कैविटी का second function है. The second function of oral cavity is the grinding of food by teeth. It is known as chewing mastication. This is useful because esophagus can pass only small pieces. क्योंकि esophagus थोड़ा सा उसका मतलब के ऊपर वो मुंह होता है, छोटा सा सुराख होता है जिसके ज़रिए खुराक, यानी आप कह सकते हो माउथ ऑफ स्टमक छोटा सा होता है. अगर आप बड़े लुकमे खाओगे तो वो फंस जाएंगे वहाँ पे जाके, वो भी जल्दी नीचे उतरेंगे. फिर उसका नतीजा क्या होता है? तुम जैसे रोटी खा रहे होते हो तो आप कहते हैं मेरे गले में फंस गया खाना, फटाफट पानी पीते हो. वो वही होता है कि जब आप जो है वो फटाफट खा रहे होते हैं या बड़े बड़े लुकमे डाल रहे होते हैं, जब आपने एक लुकमा नीचे उतरा, दूसरा लुकमा फिर डाल लिया, तीसरा लुकमा फिर डाल लिया, तो क्या करेगा? एसोफेगस के मुंह इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारे लुकमों को ले ले, एक एक करके लुकमा जाएगा. जब इतना सारा ढेर तुमने खा लेना है, बार मतलब एक लुकमा खाया, दूसरा खा लिया, तीसरा, साथ ही खाते जा रहे हो, डालते जा रहे हो मुँह के अंदर, तो जाके एसोफेगस के मुँह पर इकट्ठा हो जाएगा. इतना बड़ा जो मैसिव वहाँ पर जो है वो ढेर बनेगा, उसको एसोफेगस अंदर ले जा नहीं पाएगा. फिर आस्ते आस्ते उसको स्क्वीज करके अंदर लेके जाएगा, और फिर नीचे पीछे से आप पानी का प्रेशर देते हो तो पानी के प्रेशर की वजह से वो जल्दी नीचे उतर जाता है, ठीक है ना. तो एसोफेगस जो है वो बड़े टुकड़ों को अपने अंदर से गुजार नहीं पाता, इसलिए कुदरत ने जो है उसका इंतज़ाम जो है दांतों की सूरत में किया है ताकि दांतों से चबाएं और एसोफेगस से आसानी से निकल सके. इसलिए आप लोगों को चाहिए जब भी खाना खाओ तो छोटे छोटे लुकमे खाओ और अच्छी तरह चबा के खाओ ताकि एसोफेगस से आसानी से गुजर जाए, और तुम्हारे डाइजेशन के अंदर भी छोटे टुकड़े जो होते हैं उस पर डाइजेशन का प्रोसेस जल्दी होता है बड़े टुकड़ों की निस्बत. क्योंकि जल्दी जब तुमने छोटे छोटे पीस खाए होंगे और अच्छे से चबा खाए होंगे तो डाइजेशन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट, जल्दी डाइजेशन भी होगी और आपको पूरी एनर्जी जो है उससे गेन हो पाएगी. It is useful because esophagus can pass only small pieces. Enzyme also cannot act on the large pieces of food. समझ आ गई? They require small pieces with large surface area to attack.
अब सेकंड हमारे पास थर्ड जो आपका है वो है लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेशन के लिए कुदरत ने तुम्हारे मुंह के अंदर सलाइवा पैदा किया, जिसमें हमारे पास म्यूकस होता है, सलाइवा को म्यूकस भी बोलते हैं, लेकिन इसमें म्यूकस प्लस इसमें वाटर होता है। तो जो आप खुराक खा रहे हो तो उसमें ये सारा सलाइवा मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी खुराक क्या हो जाती है, गीली हो जाती है। फिर ये आसानी से गले से नीचे उतर पाएगी। खुश्क खुराक को तुम कैसे गले से नीचे उतार पाओगे, ठीक है ना। तो ये लुब्रिकेशन करता है। और दूसरा, सलाइवा के अंदर हमारे पास एक इम्पोर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, इमाइलेज। इमाइलेज एंजाइम जो है ये काम करता है शुगर के ऊपर। तुम किसी किस्म की कार्बोहाइड्रेट अगर खा रहे हो तो उसको सेमी डाइजेस्ट करेगा, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करेगा, सिर्फ ये सेमी डाइजेस्ट करेगा। मीन्स आपकी डाइजेशन का प्रोसेस ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है, ठीक है ना, ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पोर्शन तक रहता है डाइजेशन का जो प्रोसेस है। अगले दो हिस्से जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें डाइजेशन नहीं होती, उसमें जिसको निकालना उसको निकाल, जिसको एब्जॉर्ब करना उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले जो फर्स्ट पोर्शन है वहाँ तक, यानी ओरल कैविटी से स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से तक जो है डाइजेशन रहती है, उसके बाद डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन जाके कंप्लीट हो जाती है। बाकी आगे सारे एब्जॉर्प्शन होती है या एलिमिनेशन होती है, ठीक है। तो ये सलाइवा के अंदर जो इमाइलेज एंजाइम होता है, ये इमाइलेज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करती है, शुगर को, यानी कार्बोहाइड्रेट। जो मीठी चीज़ें तुम खाते हो, खा वो किसी ज़्यादा मीठी चीज़ें, कम मीठी चीज़ें हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट की कोई भी टाइप है, उसको डाइजेस्ट का काम करेगा इमाइलेज एंजाइम, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, सेमी डाइजेशन। तो ये हमारे पास जो है आपका इसका लुब्रिकेशन और सेमी डाइजेशन का प्रोसेस है। ये चारों के चारे काम जो है आपकी ओरल कैविटी के अंदर हो रहे होते हैं। द थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट। आप लोगों की जो ओरल कैविटी है ना, इसमें 4 सलाइवा ग्लैंड हैं। कितने? 4 सलाइवा ग्लैंड्स हैं। 2 आपकी जुबान के पीछे, 2 आपके जबड़ों की ऊपरी वाली साइड पर, ठीक है ना, 2 आपकी जुबान के नीचे वाले दांतों के नीचे, आप जुबान को खोलो, नीचे जुबान वाले हिस्सा उसमें 2 है, और 2 आपके ऊपर वाले जबड़ों के पास मौजूद हैं। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सॉरी, ये 3 यहाँ पर मुझसे 4 बोला गया, सॉरी 3 ग्लैंड्स हैं। तो अंडर टंग, बिहाइंड जाज एंड इन द फ्रंट ऑफ ईयर्स टू रिलीज अ जूस कार्ड सलाइवा। In oral cavity, saliva adds water and mucus to food, which acts as a lubricant to ease the passage of food through esophagus. Saliva also contain an enzyme, salivary amylase, ठीक है, which helps in the semi-digestion starch. Starch की जो है वो semi-digestion करती है, यानी कार्बोहाइड्रेट कोई भी आपकी है. During the process of chewing, lubrication and semi-digestion, the piece of food are rolled up by the tongue. जुबान जो है उस पीस को रोल करती है, ठीक है ना, एक बाकायदा स्ट्रक्चर बनता है गोल सा, जिसे फिर बुलस कहा जाता है, ठीक है ना। इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बुलस, वी सॉल्व बुलस एंड पुश इट इन द एसोफेगस थ्रू द फेनिक्स, ठीक है ना। तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा फेनिक्स के कौन से पोर्शन कहाँ से लेके कहाँ तक ये होता है, ठीक है ना। तो ये सारा काम होने के बाद आपकी खुराक एक बुलस, एक छोटे से किसी भी शेप का, छोटे साइज़ का, बड़े साइज़ का, जो मतलब कि लंबाई का रुख जिस तरह भी है, तो जो एक हमारे पास स्लिपरी जो है वो मैस बनता है। इस स्लिपरी मैस को आप गले से नीचे उतारते हो एसोफेगस में जाने के लिए, इसको हम क्या बोल देते हैं, बुलस बोल देते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमारे पास इसके बारे में था, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बयान करूँगा।